Right, moving on to the next question. For any kind of social re-engineering by successfully implementing welfare schemes, a civil servant must use reason and critical thinking in an ethical framework. Now, justify this statement with suitable examples. So, इसमें social re-engineering की बात की है and welfare schemes की बात की है. Plus, they have told कि you have to justify with examples. तो when they have told कि examples use करना है, तो one or two schemes के हम examples इसमें ले सकते हैं. जैसे एक टॉप ऑफ दी हेड जो मेरे दिमाग में हमारे दिमाग में आ रहा था डिस्कसिंग और स्वच्छ भारत अभियान. सो दैट वाज बेसिकली अ काइंड ऑफ अ स्कीम इन विच द गवर्नमेंट वांटेड टू प्रमोट अ बिहेवियरल चेंज. हम चाह रहे थे कि जो ओपन डेफिकेशन हमारे कंट्री में होता है, जो बाहर जो टॉयलेट्स घर में नहीं कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, या फिर जो काइंड ऑफ क्लेनलीनेस हाइजीन उतना मेंटेन नहीं होता है, वो बिहेवियरल चेंज पॉजिटिव हमारे लोगों में कैसे लाया जाए. सो वो वेलफेयर स्कीम जो थी उसमें यहाँ पे बताया गया सिविल सर्वेंट मस्ट यूज रीजन एंड क्रिटिकल थिंकिंग. तो रीजन इसमें यूज करके, क्रिटिकल थिंकिंग इसमें यूज करके कैसे उस स्कीम को आगे बढ़ाया जाए, उस पर डिस्कशन हो सकता है, एग्जाम उसके बारे में बात हो सकती है इस आंसर में. सेकेंड जो एक आधा हम स्कीम और ले सकते हैं, वो ले सकते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जिसमें वी वर ट्राइंग टू प्रमोट गर्ल चाइल्ड एजुकेशन. उसी का एक पार्ट था सुकन्या समृद्धि योजना, जिसमें you are saving money for the girl child, and at the end of 18 years you have a 1 lakh or more amount for the girl child for their education. This is longer term में, this will help delay the age of marriage for the girl and promote education and promote women empowerment. तो इन सबको इम्प्लीमेंट करने में कैसे लोकल कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए सिविल सर्वेंट शुड यूज देयर रीजन, शुड यूज देयर क्रिटिकल थिंकिंग, क्योंकि हर पर्टिकुलर स्टेट में हम अलग अलग स्टेट्स की बात करते हैं, हर स्टेट में एटीट्यूड, ये जो सोशल एटीट्यूड्स रहते हैं, सोशल कॉन्टेक्स्ट रहते हैं, वो थोड़े थोड़े डिफरेंट रहते हैं. तो अगर हम एक वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच लेकर के काम करेंगे तो इट विल नॉट वर्क. लोकल कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए, रीजन को ध्यान में रखते हुए, क्रिटिकल थिंकिंग, मतलब क्रिटिकल थिंकिंग इज व्हाट यू आर एबल टू एनालाइज डिफरेंट थिंग्स, क्या क्या सिचुएशन है, इसमें क्या सही रहेगा, क्या स्टेक होल्डर से बात करके क्या बेटर हम यहाँ पे कर सकते हैं. इस टाइप के पूरे एप्लीकेशन को देखते हुए हम इसको आंसर करना था. Next is what are major teachings of Mahavir explain their relevance. This is a very factual question. आपने पढ़ा है महावीर जी का जो उनका टीचिंग्स है and उसके बारे में कंटेम्प्रेरी वर्ड से आप कनेक्ट करके आप कर सकते हो. This is regular हमारे, as I told during when we were writing exam, ऐसे क्वेश्चन आता था, which through which आप अगर फैक्चुअल जानते हो तो उनको आप आराम से with a couple of examples आप एक्सप्लेन कर पाते हैं. Coming to next question 5A, one who is devoted to one's duty attains highest perfection in life. Analyze the statement with reference to sense of responsibility and personal fulfillment as a civil servant. So, इसमें devotion to one's duty, attaining highest perfection in life, इस पे बात हो रही है. और question जो हम बात करते हैं ना कि एक there is a statement and the second part is a question. Question sentence क्या है? Analyze this statement with reference to sense of responsibility and personal fulfillment as a civil servant. तो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी ऐसे किया था, हमने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों के बारे में बात की थी. यहाँ पे भी आई थिंक जो भी डिवोशन ऑफ ड्यूटी बात हो रही है, वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर हम देखें तो प्रोफेशनल लाइफ में बात कर सकते हैं कि अगर आप ऑफिस जा रहे हैं तो आप कितना डिवोटेड है, कितना डेडिकेटेड है टुवर्ड्स योर वर्क. इट स्टार्ट्स फ्रॉम पंक्चुअलिटी, वेदर और नॉट यू गोइंग ऑन टाइम. Second, whether or not you're working hard enough, you're able to give time to your people who are coming to meet you. Whether you're able to do your field visits, going to the field, understanding the real life case scenarios of how people are living. So, all of these things come in the devotion to duty, how dedicated you are. And second जो part है इसका personal fulfillment, वो आता है कि आप कितना पर्सनल फुलफिलमेंट दोनों चीजों से आ सकता है. आप अगर आप काम अच्छा कर रहे हैं एंड एंड ऑफ द डे आपको लगता है कि मैंने कुछ ऐसा काम किया जिससे आई वाज एबल टू ब्रिंग सम चेंज इन सम पर्सन्स लाइफ, तो दैट आल्सो ब्रिंग्स पर्सनल फुलफिलमेंट. सेकेंडली, हमारे पर्सनल लाइफ में हमारी फैमिली है, किड्स हैं, पेरेंट्स हैं, अगर हम उनका ध्यान अच्छे से रख पा रहे हैं, उनको खुश कर पा रहे हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड कर पा रहे हैं, तो दैट आल्सो लीड्स टू पर्सनल फुलफिलमेंट. एंड आई थिंक डिवोशन टू ड्यूटी यहाँ पे केवल एज अ सिविल सर्वेंट नहीं, बल्कि ड्यूटी एज अ पर्सन. सिविल सर्वेंट भी एक पर्सन ही है, उसके लिए भी उसकी फैमिली को टाइम देना या फिर इस तरीके का टेकिंग केयर ऑफ द एल्डरली पेरेंट्स, दिस इज ऑल्सो अ ड्यूटी फॉर द पर्सन which will lead to personal fulfillment. वो एक एंगल आप दे सकते हैं, just one point आप ऐड कर सकते हो to bring in different आपका जो dimensions into the answer. Right.
Okay, let's move ahead. Next question is 5B. To achieve holistic developmental goal, a civil servant acts as an enabler and active facilitator of growth rather than a regulator. What specific measures will you suggest to achieve this goal? Again, this is a आपको लगता है कि this is a very difficult question, but if you have read the qualities of civil servants and what are the मतलब expected qualities जो आपका रहना चाहिए and what are the measures which you can take to better the governance, good governance chapter में, ये दोनों में if you had read तो आपको बहुत सारे इसमें measures, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है वैसे तो बहुत सारे मेजर्स जो है आपको आएगा, जैसे रेड टेपिज्म आपको खत्म करना है, आपको बहुत लाइक यू वुड हैव रेड अबाउट कोर्ट, सीवीसी कोर्ट, 4 C's जो है सीबीआई, सीवीसी, कोर्ट एंड आपका एक और है सीएजी, सीएजी, हाँ, ऑल दिस 4 C's के बारे में आपने पढ़ा होगा, हाउ टू इंसुलेट द सिविल सर्वेंट्स हु take decisions in public good. So उसके बारे में मतलब you would have read about that. Again, all these things are थोड़ा factual है, तो if you had read about good governance and also qualities of civil servant, you can answer this question. So it's a factual question. Then उसके बाद next question, it is said that for an ethical work culture, there should be a code of ethics in place in every organization to ensure value-based, competence-based work culture. What suitable measures? Again, this is also work culture based. ये chapter 16 जो है हमारा UPSC syllabus का, it is about work culture. उसमें ये सारी चीजें बहुत डिटेल में in our book also work culture के लिए हम बहुत सारे dimensions हमने बात की है, बहुत सारे examples हमने दिए हैं, and this question can be easily answered through that. Next, India is an emerging economic power of the world, as it has recently secured status of 4th largest economy of the world. However, it has been observed that in some sectors, allotted funds remain either underutilized or misutilized. What specific measures would you recommend for ensuring accountability in this regard to stop leakages and gaining the status of 3rd largest economy of world in near future? So again, this is फंड यूटिलाइजेशन के बारे में, पब्लिक फंड यूटिलाइजेशन के बारे में चैप्टर है, तो यू हैड रेड अबाउट दैट. तो अगेन व्हाट इज अंडर यूटिलाइजेशन, व्हाट इज मिस यूटिलाइजेशन, पहले यहाँ पे आपको वो एक्सप्लेन करना पड़ेगा इन द इंट्रोडक्शन. सो देन यू विल राइट अबाउट द मेजर्स, आप जो अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करने के लिए एंड ऑल्सो लीकेज स्टॉप करने के लिए, तो आप मेजर सजेस्ट करेंगे. एंड में आपका जो क्लोजिंग में आप ऑल दिस आपका जो मेजर्स करने से आपका 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी हो पाएगा करके आप लिखेंगे. तो अगेन दिस इज बुक में वी हैव given 2-page complete, 3-page complete explanation of how to use, what is misutilization, underutilization and आपका माल यूटिलाइजेशन. तो ऐसे 3-4 जो डेफिनेशन है उसके बारे में डिटेल हमने एक्सप्लेन किया है with measures which can be used to tackle this aspect we have explained. Again, this is again a factual question. If you had read about public funds, so public fund management, then you could have easily answered this question. ठीक है, I think that brings us to the part section B of the paper. Section B में we will not take all the questions. So because इस बार का again trend के बारे में बात करें, तो इस बार का trend ऐसे रहा है कि questions in section B are pretty easy, relatively easy and not very lengthy questions, so that आपका question पढ़ने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएगा and बहुत कॉम्प्लेक्स भी नहीं है, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा. एंड जनरली दे हैव लिंक्ड इट विद करंट अफेयर्स. तो जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन, विजय वाज डिप्टी कमिश्नर ऑफ रिमोट डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिली नॉर्दर्न स्टेट इन द मंथ ऑफ अगस्त, हेवी रेन्स. दिस इज अबाउट क्लाउड बर्स्ट. तो क्लाउड बर्स्ट रिसेंटली आप जब सब जानते हैं उत्तराखंड में हुआ है, और अभी रिसेंटली जो हुआ है अगस्त में क्लाउड बर्स्ट, उसके बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं. तो उस if you had read that newspaper and if you had read about कि how to what could have been done to reduce the impact and what are the issues, ethical issues के बारे में एक बड़ा editorial 2-3 आया है. तो if you had read about it, so you could have easily attempted the questions. What are the options available, what are the ethical dilemmas, options को आपको evaluate करना. तो यहाँ पे एक जो कॉन्टेक्स्ट उन्होंने पूछा है, which is a very usual kind of an ethical dilemma, कि उनकी mother is sick and he is working in a very far area and mother is I think in Kerala. That's like distance, physical distance बहुत ज़्यादा है, और कोई sister भी उनकी US में ऐसा बताया. So this is a very classic dilemma, personal versus professional ethics, कि आप अपने personal relations और personal जो आपकी mama है, which is the closest, उनको कैसे आप इस situation को deal करेंगे. This is a very classic case, kind of a. It's a very classic easy case. आपको you can come up with 3-4 options and you will have to choose what is right with public service
के हिसाब से, उस एंगल से व्हाट इज राइट, यू विल हैव टू चूज. अगेन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू चूज यहाँ पे, बट अगेन यू हैव क्लासिक आपके एग्जांपल्स आ जाएगा, डायलेमास आ जाएगा, यू राइट. दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन. तो कमिंग टू नेक्स्ट